के पत्रकार भाइयों का स्वागत है। और खुशी की बात है आज कि हमारे अभिभावक, बड़े समाजवादी नेता, हमारे पिताजी के मित्र और सहयोगी रहे आदरणीय मंडल जी पुनः राष्ट्रीय जनता दल में उन्होंने वापसी की और उनके पार्टी में वापस आने पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि सभी सामाजिक न्याय के विचारधारा वाले जो आवाम है, जनता है, इस निर्णय का स्वागत करेगी और एक समाजवादी विचारधारा को मजबूती मिलेगी। हमारा दल मजबूत होगा, हमारी विचारधारा और मजबूत होगी। इनका अनुभव जो है राजनीति में अनिल मंडल जी का, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से हमको भी बड़ा लाभ मिलेगा और एक पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में नहीं बल्कि मार्गदर्शन ये हम जैसे नौजवानों का पार्टी में भी करते रहे, ताकि हम जैसे नौजवान बिहार और देश में समाजवाद का झंडा बुलंद करते रहे। इनका योगदान रहा बिहार की राजनीति में, ये किसी से छुपा नहीं। और एक खुशी है कि ऐसे हमारे अनुभवी समाजवादी नेता जो है पार्टी में हम लोगों का साथ मिला है, साथ आए और पार्टी में जरूर जो है इनको अहम भूमिका पार्टी में भी देगी और अहम जिम्मेदारी भी पार्टी जरूर उनको प्रदान करेगी। और हम लोग सब लोग साथ मिलकर के जो फिरका पर शक्तियां हैं, जो आज आरएसएस जैसा संगठन गांधी जी को अपमानित करता है, स्वतंत्रता सेनानी जितने रहे जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, वही मोहन भागवत जी, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे वीर कुंवर सिंह हो, चाहे रानी झांसीबाई हो, उनके शहादत को इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया। और उनका बयान भी आया होगा कि देश की आज़ादी, असली आज़ादी कब मिली। तो इन लोगों ने, जो महापुरुषों ने जो देश के लिए कुर्बान हुए, ये क्या उनका अपमान नहीं? रही मोहन भागवत जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि बताइए मोहन भागवत जी, पिछले दलितों को कब आजादी मिलेगी? और आरएसएस का प्रमुख कब पिछड़ा और दलित समाज का भी होगा या आदिवासी समाज का होगा? इसका जवाब दीजिए। इन लोगों के देश के आजादी में कोई कुर्बानी नहीं। भाजपा आरएसएस देश को तोड़ने का काम कर रहा, संविधान के बदले ये लोग अपना नागपुरिया कानून लागू करना चाहते। और हम लोग जब तक राष्ट्रीय जनता दल है तब तक जो है इनके अन्याय को सहेगा नहीं, बल्कि इनका पुरजोर हम लोग जो है विरोध करने का काम करेंगे, लड़ाई है। और ये चुनावी साल है। अब यहाँ देखिएगा कूद कूद करके केंद्र मंत्री हर दो दिन बनाएंगे भाजपा के, कभी अमित शाह जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर हर दूसरे दिन तीसरे दिन बिहार की चर्चा भी होगी और बीजेपी के आईटी सेल की भूमिका भी बढ़ जाएगी, जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, बिहार के लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से परिपक्व, वो लोग सब कुछ समझते हैं। बिहार
हिसाब मांग रहा है नीतीश जी के 20 साल का। बिहार 11 साल से जो डबल इंजन की सरकार राज्य में और केंद्र में चल रही है, उसका हिसाब मांग रहा है। कितने केंद्र मंत्री जो बैठे हैं बिहार के, उनसे बिहार के लोग, बिहार की जनता हिसाब मांग लिए। बताओ क्या किया बिहार की? सबसे ज्यादा वोट मिला, सरकार बनाए। 20 साल 11 साल मामूली नहीं होता। इतना समय बिहार के लोगों ने इस एनडीए को दिया और बिहार को क्या मिला? केवल जुमला, केवल सौतेला व्यवहार बिहार के साथ हुआ। हम लोगों की पुरानी मांग रही बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को देने की। वही नीतीश कुमार जी कहते थे, दोहराते थे कि बिहार को मिलना चाहिए, हम पद यात्रा निकालेंगे। अब तो वो भी सरकार में बैठे, अब कब मिलेगा? कौन देगा? बिहार को क्या मिला? सब कुछ जितना गुजरात को मिला, बिहार को कहाँ मिला? वोट सबसे ज्यादा बिहार से और सब कुछ दे दिया गया गुजरात को। तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। और हम लोगों ने जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई थी, 65% हम लोगों ने किया। सुप्रीम कोर्ट में आज राष्ट्रीय जनता दल भी हम लोग पार्टी बने हुए हैं। इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। और हम आपको बता दें कि इसमें भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, ये लोग एकदम नहीं चाहते, इनके वकील बहस नहीं करते, ये चाहते हैं हार जाना। वरना हम लोगों का तो साइंटिफिक रूप से जो है अध्ययन हुआ है भाई, हमारा सर्वे आया है, हमारे पास बेस है और उसी बेस के हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई। तो कोई कैसे खत्म हो जाएगा? तो इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के माननीय नेता और बिहार की भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री मनोज झा जी, हमारे पुराने साथी श्री अब्दुल वालिद सिद्दीकी जी, श्री उदयनारायण चौधरी जी, श्री विजय कृष्ण जी, अशोक सिंह जी, श्री अशोक सिंह जी, श्री रणविजय साहू जी और राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री संजय यादव जी और उपस्थित हमारे पार्टी के सभी साथीगण, प्रेस बंधुगण, मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने पुराने घर में लौट आया। राजनीतिक संस्कार के दृष्टिकोण से, सामाजिक न्याय की संस्कार के दृष्टिकोण से, कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य रहने के दृष्टिकोण से, इस दल के संस्थापक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हमारे नेता भी रहे हैं और समाजवादी जनसभा से हम लोग एक साथ सहकर्मी और सहयोगी भी रहे, जिनमें यहाँ बैठे श्री विजय कृष्ण जी भी हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी के गोद में जननायक कर्पूरी ठाकुर का देहांत हुआ था और इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी ने अपने कार्यकाल में सामाजिक न्याय को
धरातल पर ही नहीं उतारा, बल्कि बहुत ही उसमें शक्ति प्रदान की। और जिनके बाप दादी के मुंह में बोली नहीं थी, उनकी बेटी पोतों को उन्होंने भूली की जुबान दी और ताकत दी। उस संसार की एकमात्र पार्टी बिहार की धरती पर और देश में सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल है। मैं 5 साल जनता दल में रहा, मुझको उपाध्यक्ष बनाया गया, महासचिव बनाया गया, काम नहीं किया गया और काम करने के बाद अजनबी बनाया गया। ऐसा नहीं लगता था कि कोई मैं सामाजिक न्याय की सरोकार वाली पार्टी की सरकार की पार्टी में 5 साल से हूँ। लोकतंत्र के नाम पर डॉक्टर भैया कहते थे कि इस दल में पार्टी के अंदर आंतरिक जमहूरियत नहीं रहेगी, वो दल लोकतंत्र का वाहक नहीं हो सकता। डॉक्टर भैया का यह भी दर्शन था है कि समाज को यदि बदलना है, सामाजिक न्याय को मजबूत करना है, आरक्षण को और विशेष अवसर सिद्धांत को मजबूती से लागू करना है, तो नेतृत्व वर्ग में क्षमता पैदा करनी होगी और उसमें नेतृत्व को विकसित करना होगा। इसलिए उनके 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण है: प्रखरता, मुखरता, प्रखर होना, मुखर होना और प्रबुद्ध होना। तो जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर वर्ग हैं, गरीब हैं, उन्होंने कहा इसी 3 सिद्धांत के आधार पर नेतृत्व पैदा करो। आज जो सरकार जिस पार्टी के जनता दल हो, जिसमें मैं दमभुत करके 5 वर्षों तक रहा, उसमें जो प्रखर कार्य करता है, मुखर कार्य करता है, प्रबुद्ध कार्य करता है और खास करके विशेष करके अति पिछड़ा में उन्हें सरकिनार किया जा रहा है, हर स्तर पर मारा जा रहा है। और लस्सा जिसको डॉक्टर भैया कहता था, लस्सा पैदा होगा, लस्सा के तरह कमजोर लोगों को साटा जाएगा। आज यही काम किया है। इसीलिए जो अति पिछड़ा के लोग हैं खास करके और दलित के लोग हैं, उसमें राजनीतित्व वर्ग जो पैदा होगा उसकी संभावना खत्म हो गई है, खत्म कर दी गई। 3.5 आदमी की ये पार्टी रह गई है और जिसके लिए पार्टी दावा करती है उसके साथ छल किया जा रहा है, उसके साथ धोखा किया जा रहा है। यही चरित्र है पार्टी का। बिहार में जातीय जनगणना कराई गई। मैं आज भी और पहले भी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति इस मामले में बहुत कृतज्ञ रहा हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उनके ताकत से बल होते प्रयास से जातीय जनगणना कराई गई और जातीय जनगणना के बाद 65% आरक्षण की घोषणा की गई। ये आरक्षण कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट ने अगर खत्म कर दिया, हाई कोर्ट ने क्यों हमारी क्यों परेशानी तो उन जिनकी बढ़ती है वो नए नए पार्टनर्स पूछते हैं ना। हम तो फिट हैं, हमने सब अपना लीकेज सील कर लिया, वी आर कंफर्टेबल। इसमें लालू जी ने कहा था नए साल पर ही कि अगर नीतीश जी आएंगे, भाई हैं तो माफ कर देंगे। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दरवाजा बंद है। ये सब तो उनका है ना, हम लोग आना चाहते हैं ना, हम लोग कहीं जाना, हम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के साथ हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कर दिया है कि वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन आरजेडी। वी हैव ग्रोन विथ बीजेपी और बीजेपी के साथ हमारा एक पुराना अलायंस है
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दिया और प्रदेश की जनता का प्यार मिला और नीतीश जी ने जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला। जो बिहार कभी इस प्रदेश में लाठी घुमावन, तेल पिलावन, रैली के नाम से प्रसिद्ध था, आज वहां पर माननीय नेता प्रगति यात्रा के माध्यम से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। जहां 7,000 से लेकर के 6,000 पर कैपिटा इनकम था, आज हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो लगभग 5 गुना 7 गुना बढ़ गया। इस प्रदेश का जो बजट 24,000 करोड़ था, आज इस प्रदेश का बजट 2,80,000 करोड़ हो गया। तो हम एक डिफरेंट लीग में हैं। जो नीतीश कुमार के पहले जो परिस्थितियां थी, 118 नरसंहार का बिहार, पूरी तरह से जातीय उन्माद का बिहार, और आज हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, आज हमारे यहाँ MOU साइन हो रहा है, आज हमारे यहाँ हम सबसे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा विकास दर से। और उस हिंदुस्तान में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारा बिहार 11-11.5% पूरे देश के विकास दर से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हमारा फ्यूचर नीतीश जी के हाथों में सुरक्षित है और हम समझते हैं कि नीतीश जी आने वाले जो हमारा 5 साल है, बिहार एक लंबी विकास का छलांग लगाने वाला है। कहा जाता है नीचे ऊपर सरकार एक ही है, 2 चक्के की सरकार है। तो संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने के लिए क्या प्रयास हुआ? 50% से आरक्षण कई प्रदेशों में, तमिलनाडु सहित जगह है, और बिहार में जब जातीय जनगणना कराई गई तो अकेले से लिया गया 65% जो आरक्षण दिया गया तो जगह अकेले से लिया गया। बिहार में जो नौकरियों की संभावना बढ़ी और कहां नौकरी छुपी हुई, यह दिखाने का काम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया। और जब जनता में, खास करके नौजवानों में ये बात घर कर गई कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री नहीं होते, सरकार में नहीं आते, तो नौकरी नहीं मिलती। कई लाख, 10 लाख लोगों की नौकरी की बात की गई, लेकिन जब तेजस्वी जी का नाम होने लगा बिहार में, तो साथ होते चले गए, बाकी अकेले चले जाएंगे। बिहार में नौजवान आज जानते इस बात को, समझते हैं कि तेजस्वी जी के प्रयास से ही नौकरी मिल रही है। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया था, ताकत लाई थी, शक्ति लगाई थी। सरकार काम कर रही है ये बताने का काम किया था। लेकिन एक को हम पूछिए ना, हम अकेले हैं, लेकिन अकेले हैं तो 3.5 आदमी सरकार चला रहे हैं, 3.5 आदमी पार्टी चला रहे हैं, और पिछड़े वर्ग के लोग, दलित लोग, अल्पसंख्यक, महादलित, अति पिछड़ा, तमाम वर्ग के जो लोग हैं नीचे तक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और जो पार्टी के अंदर लोग हैं वो भी समझते कि हम साथ धोखा हो रहा है, छल हो रहा है, क्योंकि पार्टी अब वो असली पार्टी नहीं रह गई जिसका दावा करते हैं नीतीश कुमार, वो पार्टी रह गई 3-3.5 लोग। इसीलिए मैं तय कर लिया कि हम नहीं रहना है। अब मैं नीति को लेकर के, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, जो पिछड़ों का हक बनता है उनको उसको हड़पने का जो काम किया, उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैं अपने पार्टी में लौट जाऊंगा। आज मैं धन्यवाद देता हूँ श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुझे सदस्यता दी है राष्ट्रीय जनता दल के। एक बात कर करके मैं और बैठा हूँ, जनता समझ रही है, अब ये बात उठ रही है कि जब सामाजिक न्याय की सरकार आती है, लालू प्रसाद यादव की सरकार आई, तो कहा गया कि जंगल का शासन हो गया, और जब दूसरे लोगों की सरकार आती है तो रामराज हो जाता है। इसमें पिछड़ों की अल्पसंख्यकों, दलितों का अधिकार छीना जाता है। हम ये जंगली हो गए। लोकतंत्र में कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, वोट का राज का मतलब होता है छोट का राज, छोट का मतलब होता है पिछड़ा कि पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित
सदियों से जो वंचित है न्याय से, अधिकार से, सम्मान से, उसके लिए सवाल किया है। अगर उसकी सरकार बन गई है तो जब चुनाव आएगा तो कहेगा जंगल बड़े हम जंगली हैं, और दूसरे जो हमको शासन करता रहा वो राम राजी है। इसी की लड़ाई है बिहार में, इसी की लड़ाई होगी। इस बार बदलेगा, सरकार बदलेगी, शासन बदलेगा, राजकाज बदलेगा, और इसी संविधान में जो लड़ाई है तेजस्वी जी की, इस लड़ाई में शक्ति देने के लिए, सहयोग देने के लिए, सहभागी बनने के लिए मुझको प्रसन्नता है और गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के अपने घर के परिवार में आ गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बचाने को लेकर के अपना कार्यक्रम करेंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि कांग्रेस फिर से एकजुट होकर के तैयार हो रही है। किस तरह से हमको लगता है कि जिस तरह से आरजेडी ने कांग्रेस को अभी दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारा अलायंस था, अपने लोगों का बिहार में मनोबल ना गिरे इसलिए राहुल गांधी जा रहे हैं। इम्पैक्ट पड़ेगा लगता है। मांझी जी 20 से 40 इम्पैक्ट राहुल जी पहले भी आ चुके हैं, लेकिन पिछले लगभग 3 दशक से आरजेडी के सहारे ही बिहार की राजनीति कर रहे हैं। लोगों को बहुत उम्मीद था जब राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे कि कांग्रेस अपने पैरों पर बिहार में खड़ी हो पाएगी उनके नेतृत्व में, क्योंकि बिहार में कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी निर्णय ऐसा हुआ नहीं, और बिहार में जब तक कांग्रेस अपने पैरों पर नहीं खड़ी होगी, संघर्ष नहीं करेगी, तो पिछले आने वाले 50 वर्ष में लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को यहाँ पनपने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है उसके पीछे वजह यह है कि लालू यादव की ताकत उतनी है, या कांग्रेस बढ़ना नहीं चाहती है, या उनके ही लोग? कांग्रेस बढ़ना नहीं चाहती है, और किसी दूसरे के पड़ोसी पर डिपेंड होकर के आने वाले परिवार को आप छोड़ दीजिएगा, तब जब मालिक मर जाएगा तो दूसरे का बेटा कितना कैसे पालेगा, ऐसा क्या ठिकाना है? वही कांग्रेस के साथ लालू यादव कर रहे हैं। अच्छा, 18 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आरजेडी ने बुलाई है, और ये माना जा रहा है कि कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। अभी आरजेडी की स्थिति क्या आपको नजर आती है? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि आरजेडी 20-25 सीटों में सिमटेगी, गठबंधन 20-25 सीटों में सिमटेगा। हम कल खुद गए थे माननीय नेता के साथ बेगूसराय, खगड़िया, और खगड़िया में जिस तरह का जनसैलाब रोड पर था माननीय नेता को देखने के लिए, अगर माननीय नेता अगर उस समय खगड़िया में अगर कोई पब्लिक मीटिंग करते तो लगभग 40-50 हजार की पब्लिक मीटिंग होती। बेलदौर, अलौली और खगड़िया में ये 3 विधानसभा को माननीय नेता ने कल टच किया था, और इन तीनों विधानसभा में जितने लोग थे 50 हजार के आसपास लोग थे रोड पर माननीय नेता को देखने के लिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, और जो उत्साह देखने को मिला। हम भी एक लंबे समय से बिहार की राजनीति में और खुद भी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, मैं समझता हूं कि जो उत्साह और जो उल्लास नीतीश कुमार के काम का लोगों के मन में है, उसके सामने इस बार कोई टिकने वाला नहीं। और हमारी जो एनडीए की बैठकें हो रही है, चाहे वो बेतिया में हो, मोतिहारी में हो, और जिस तरह का लोगों में उत्साह है, जिस तरह से हम पांचों पार्टी अपने आप में पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, हमको नहीं लगता है कि इस गठबंधन का इस बार कुछ होने वाला है। इस बार 2010 से भी बुरा हाल होगा आरजेडी अलायंस का। अच्छा, लालू जी बड़े डिसीजन लेने की स्थिति में क्या लगता है? लालू जी है पार्टी में, लालू जी बड़े डिसीजन लेने की स्थिति में है क्या? क्योंकि अलग अलग स्टेटमेंट आता जो है, पोस्टर छपता है उसमें लालू यादव का चेहरा नहीं दिखता है आरजेडी का। तेजस्वी यादव वो आरजेडी का अपना इंटरनल मैटर है। Let RJD decide how to handle that. But there is some confusion in RJD within the RJD. Let's see how they handle it. लेकिन कल तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जो जा रहे हैं कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अभी आप तारीफ कर रहे थे, उनको आम लोग उनसे मिल नहीं रहे हैं, कोई संवाद तो हो नहीं रहा है। बस 4-5 लोग जो उनके करीबी हैं, जो अधिकारी हैं और जो नेता हैं, उन्हें ही साथ ले जाया जाता है ताकि वो घेरे में रहें। ये तेजस्वी, देखिए, ये एक परसेप्शन तेजस्वी जी क्रिएट करने का राज्य में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने पूरी परिवर्तन यात्रा की रूपरेखा, उन्होंने प्रगति यात्रा की रूपरेखा
खुद उन्होंने तय किया है कहाँ रुकेंगे, कैसे करेंगे। और अगर उनकी यात्रा को बहुत माइन्यूटली देखिएगा तो नीतीश जी जिस जिस जगह जा रहे हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह पर कहीं ना कहीं टच करें। जनता को इससे मतलब है कि नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, या जनता को इससे मतलब है कि नीतीश कुमार किसके साथ उठ रहे हैं और बैठ रहे हैं। जिस जगह पुल के लिए पिछले 50 साल का निर्माण होना है लोली, तो ये इम्पोर्टेंट है कि प्रदेश का मुखिया, जिसको लोग विकास पुरुष कह रहे हैं, वो 50 साल से जिस नाव पर अपने बच्चों को पढ़ाने आता है, ईंटा सीमेंट ले जाता है, अपनी मक्का की जो खेती है उसको नाव से लाता है, वहां पर पुल बने और नेता खुद उस पुल पर देख के जा रहे, वो इम्पोर्टेंट है कि तेजस्वी यादव का बयान इम्पोर्टेंट ये है कि मुख्यमंत्री को देखने के लिए कितने लोग रोड पर खड़े हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जन स्वराज के नेताओं का बयान इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए तो जनता इम्पोर्टेंट है ना, और मुख्यमंत्री का काम इम्पोर्टेंट है। हम दूसरे के बयान से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं, वो मेडिकल बुलेटिन जारी कर। हाँ तो उनका वो इतने ठंड में जिस तरह से डेस्परेट हो रहे हैं, उनका मानसिक इलाज होना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं, जो पुल का निर्माण कर रहे हैं, जो बाईपास का निर्माण कर रहे हैं, जो जा करके खगड़िया में अस्पताल दे रहे हैं, तो लोग क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी दिख नहीं रही है, इस प्रगति यात्रा में पूर्ण तरह से लोग नीतीश जी के साथ पूरी तरह से सशक्त और मजबूत रूप से खड़े दिख रहे हैं। तो जो लोग विरोधी हैं वो उनके पास कोई रास्ता बच नहीं रहा है। तो नीतीश जी के बाद नीतीश जी के हेल्थ के बारे में इज इट रिलेवेंट? हाउ नीतीश जी इज गोइंग, एवरी डे ही इज मूविंग। जो हमारे जैसे जो 20 साल नीतीश जी से छोटा है, वो भी नीतीश जी जितना काम नहीं कर सकता है फिजिकली, अभी के समय में कोप अप नहीं कर सकते हैं। 5 बजे उठना और 8 बजे रात तक काम करना, ये किसके लिए संभव है? उसको आप कह रहे हैं कि वो हेल्थ से बीमार है। वो लोग जा करके सब जगह स्कीम्स देख रहे हैं, पुल पे जा रहे हैं, जहां जहां बाईपास बन रहा है, जहां जहां वो सब चीजों को देख रहे हैं और वहां अनाउंस कर रहे हैं। जो पुराना खगड़िया में उन्होंने पूरे खगड़िया के चारों तरफ जो बांध है उसको कैसे चौड़ीकरण हो, उसमें सुलिस गेट कैसे लगे, उसका उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, लोगों को निर्देश दिया कि यहाँ पर और बढ़ाइए, कि जो पानी अंदर आ जाता है खगड़िया में वो कैसे निकल सके। इन सब चीजों पे कह रहा है, तो उसके बारे में आप कह रहे हैं, आप उनके बारे में कह रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? इस ठंड में गंगा जी में नहा रहे हैं और समझ रहे हैं कि महाकुंभ है यहाँ। खिचड़ी भी चलता है, खिचड़ी भी। वही कह रहे हैं ना कि दीज पीपल आर इररिलेवेंट, पब्लिक ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये कुछ ना कुछ बयान दे करके प्रिंट मीडिया और आप लोगों का 24 घंटे का जो है उसमें बने रहना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो 2020 में चुनाव हुआ था उसमें तो आपको पार्टी के खिलाफ लिखा था, तभी तो 25 नहीं वो नहीं, फिर दैट वाज नॉट अगेंस्ट नीतीश कुमार, वो एक साजिश थी। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। वो बोलने का वो एक जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ एक साजिश थी, जिसका ये नतीजा था। जनता का वोट हमारे खिलाफ नहीं है। नीतीश जी को अभी भी प्रदेश की जनता सबसे ज्यादा प्यार करती है और उनको नेता मानती है और उनके हाथों में अपने आप को सुरक्षित मानती है। अच्छा, जीतन राम मांझी ने 20 सीटों पर दावा कर दिया है, तो अभी 20 सीटों पर दावा कर नहीं, ये देखिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी अलायंस में जब हम भी थे 15 में, तो हम भी चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतें, क्योंकि हमारे साथ जो वर्कर होते हैं उनका दबाव होता है, वो लोग काम। लेकिन अंततः निर्णय होता है जब साथ सब कोई बैठते हैं, परिस्थितियाँ जो रहती है। डिमांड करना तो स्वाभाविक है, क्योंकि अगर डिमांड हम बात करेंगे इसको लेकर अच्छी, अभी तो बात ही तो करना ही पड़ेगा ना, बात तो होगी ही ना। हर कोई अपना अपना डिमांड देगा, लोकसभा अपना डिमांड देगा, रालोसपा अपना डिमांड देगा, जनता दल यूनाइटेड का अपना है, बीजेपी का अपना है, क्योंकि सब वर्कर हैं, सब लोग चाहते हैं लड़ना। लेकिन एकोमोडेशन तो 243 है, उसी में एडजस्ट होना है सब। दिल्ली चुनाव में जेडीयू की क्या भूमिका रहेगी? दिल्ली क्या में गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है जेडीयू? मिल पाया? ठीक है, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी एक साइड तो कंफर्म। हमारे जो सीनियर लीडर्स थे वो लोग संपर्क में थे, एक सीट मिली है, बुरारी की सीट मिली है। कभी कभी अपने यू हैव टू बी एकोमोडेटिव विथ योर अलायंस पार्टनर एंड यू हैव टू सी कि हाउ द अलायंस पार्टनर इज कंफर्टेबल, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट देयर। हम गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में नहीं है, 2 भी सीट लड़ते तो भी, तो जो गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में है उसको हम और ताकत दें और परिस्थितियां को बनाएं, ऐसा डिमांड लेकिन 2 सीटों का ठीक है।
परिस्थितियां बनी ना, तो बात क्लोज क्या हुआ, दैट इज द मेन रिजल्ट। हम बात तो बहुत कुछ करते हैं। आप लोगों का कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। देश अध्यक्ष जी बनेंगे सर मंगनीलाल मंडल जी। मंगनीलाल मंडल जी प्रचार को मौका मिलेगा। देखिए अभी तो हमारा संगठन का सदस्यता अभियान ही चल रहा है। अभी तो चुनाव होगा, ब्लॉक के अध्यक्षों का चुनाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होना है। अभी तो फिर से जो है पूरा संगठन बनना है। समय आने दीजिए, सारी चीजों को जो है आप लोगों को बता दिया जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात है, मंगनीलाल मंडल जी की भूमिका जो है पार्टी में अहम रही। कैसे होगा वो आप पूछिए। आपने कहा बीजेपी जो है स्क्रिप्टिंग एक्टर तैयार कर रही है, जाहिर तौर पर जो ये स्क्रिप्टिंग हो रही है, एक्टर तैयार कर रहे हैं 2025 के चुनाव के लिए, कौन से एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है सर? अरे आपसे कोई छुपा हुआ है क्या? 3.5 लोग कौन है? नहीं, आपके चेहरे पे हंसी बता रहे, आपको सब पता है। अरे भाई जारी करना चाहिए, उनकी मानसिक हालत की जांच होनी चाहिए। कौन? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। हम देखिए इस सब पे क्या टिप्पणी करना आप लोग, क्योंकि आपने भी कई बार कहा है। नहीं, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि पता नहीं क्या दवा कौन क्या खिलाता नहीं खिलाता, इसकी बात की चिंता तो होनी चाहिए ना। हम बिहार बंद कराए थे जब मुख्यमंत्री चढ़ा पे आकर के, जब वो जेएनयू में निकला था, जो 7 रुपया हमारे दलित की जो मृत्यु हुई थी साउथ की, रोहित वेमुला वाले केस में उप मुख्यमंत्री रहते हैं नागपुर चौराहा में। देखिए ये सब भरपाई करने से, बयान देने से कुछ होने वाला नहीं। बीजेपी कह रही है कि जैसे 5 मामलों मिलकर भारत जीते थे, वैसे एनडीए के 5 दल मिलकर इस बार 2025 जीते गए। पिछले बार कितने दल थे? पिछले बार कितने दल थे? 4 कौन थे? एक किशोर आमरण अनशन पर थे, अनशन तोड़ के अब वो सत्याग्रह करेंगे, तो उससे उनको रोकने वाला हम कौन होते हैं, या हम लोग का पार्टी क्यों रोकेगा? सत्याग्रह करे, आंदोलन करे, धरना दे, प्रदर्शन दे, लेकिन उसकी गुंजाइश कहाँ है? यहाँ कोई मुद्दा कहाँ बचा हुआ है? यहाँ जितने काम हो रहे हैं, अब जनता को या जो यहाँ के युवा है उनको कहाँ फुर्सत है? पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं, इतना नौकरी पा रहे हैं, अभी इसमें उन लोगों को कोई मौका कहाँ है? इसलिए उनका कोई धरना, प्रदर्शन, अनशन, सत्याग्रह कहीं कोई काम नहीं आने वाला है। वो जहाँ से आए हैं फिर वहीं चले जाएंगे, उनको यहाँ कोई गुंजाइश नहीं मिलने वाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति का रिपोर्ट मांग रहे हैं प्रशांत किशोर। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि उन्होंने ही तो उनको इस स्तर में लाने का काम किए हैं, और उनके बारे में अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, तब इससे तो स्पष्ट पता चलता है कि वो किस मिजाज के आदमी हैं, और जनता इसको तो माफ़ नहीं करेगा। जो भी आदमी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में कोई भी अपशब्द बोलेंगे, अशोभनीय टिप्पणी करेंगे, तो यहाँ का जनता उनको माफ़ नहीं करने वाला। 1 लाख युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, गंगा एक जनता उनके साथ, एक युवा उनके साथ नहीं जुड़ने वाला है। सब के सब यहाँ बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका कोई यहाँ ठिकाना नहीं है। वो कहाँ जाएंगे आप कुछ दिन के बाद देखिए। युवाओं को प्रशिक्षित करके लोगों के बीच में भेजेंगे, इस शिक्षा तरह का प्रशिक्षण देंगे वो।
ये तो बतावे ना, प्रशिक्षण किस तरह का देंगे, झूठ बोलने का, ठगने का, क्या देंगे प्रशिक्षण? सर बात करें अगर जनता से जुड़ने की, तो जहां पर माई बहन योजना की जब घोषणा हुई है, तो क्या जनता जो महिला वोट बैंक है वो अभी भी जेडीयू के साथ जुड़ी रहेगी? सब दिन से जुड़ा हुआ है और आगे भी जुड़ा रहेगा। इसमें माई बहन योजना कोई कह करके और ठगने का कोशिश किया करेगा तो ये थोड़े चलने वाला है। इतना साल रहे, 15 साल उनके माता पिता तो कुछ करवे नहीं किया, अब क्या करेंगे? 200 यूनिट माई बिजली बहन को फ्री घर की से बात है। निकलने का हिम्मत नहीं होता था डर से। अब तो सब लोग रोड पर घूम रहे हैं, सुबह हो या शाम हो। इसलिए सब झूठ बोलने से लोग को भरोसा भी तो होना चाहिए ना। कौन आदमी क्या बोल रहा है, जिसके उनका बात में दावा कोई रहा है दम सर कि जो बोला है वो किया दावा है। पर किसी को भरोसा नहीं, किसी को एक प्रति भरोसा नहीं है इससे नेताओं पर जो सब दिन झूठ ही बोलते हैं। राहुल गांधी कल पटना आ रहे हैं सर, आने दीजिए, क्या प्रतिक्रिया है? कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो कांग्रेस के लिए ना आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया देगी, क्या है आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, हम क्यों बताएंगे? जीतन राम मांझी सर 20 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। ये तो पार्टी तय करेगा ना, एनडीए परिवार तय करेगा, उसमें हमारे ऊपर हम इसमें कोई बयान नहीं।